चलिए हमने ये देखा कि किस तरह से जो है कॉमर्शियल खेती जो है वो शुरू हो गई थी, राइट। क्योंकि अब रेवेन्यू जो है वो नकद में वसूला जाने लगा। अब आगे ये कि कॉमर्शियलाइजेशन जो हुआ एग्रीकल्चर का, उसका क्या इंपैक्ट रहा। नाउ कॉमर्शियल क्रॉप्स वर ऑफ्टन कल्टिवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स। कॉमर्शियल खेती जो है, उसकी खेती हमेशा जो है, कॉमर्शियल फसल की खेती जो है वो अक्सर जो है जो खाने वाले फसल हैं, खाने वाली जो फसलें हैं उनके बदले में इसकी खेती होती थी। अब ऐसे में जो प्लांटर्स जो होते थे, जो ये खेती करवाते थे, they used fraudulent contracts and oppression to force the peasants to cultivate them। अब मान लो कोई बड़ा सा जो है कोई अंग्रेजी ऑफिसर ही आया, कोई आया और वो क्या करेगा, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि तुम जो है इस फसल की खेती यहां पर करोगे, ठीक है। तो एक तो ये होता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ही हेरा फेरी रखते थे कि किसान को बोलेंगे कुछ, देंगे कुछ और। किसान बेचारा अगर उसकी खेती छोड़ के कुछ और करना चाहेगा तो उसको लाठी डंडा का भी डर दिखाएंगे, कानून का डर दिखाएंगे, और इस तरह से जो है वो किसानों का शोषण करते थे। दिस लेड टू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पेजेंट्री। इसकी वजह से जो है किसानों का जो है, किसान जो है बेचारे वो गरीब होने लगे। आगे है, सिंस दीज क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट देयर डिमांड फ्लक्चुएटेड वाइडली। अब जो कि ये फसल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते थे, ठीक है ना, जैसे अभी होता है ना इंटरनेशनल मार्केट, विदेश व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये फसलें सब जो होती थी इनको भी जो है विदेशों में बेचा जाता था। तो इसलिए जो है डिमांड इनका जो है वो काफी बदलता रहता था। इन द ईयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट इट बेनिफिटेड द पेजेंट्स, बट इन केस ऑफ ए पुअर हार्वेस्ट द पेजेंट्स सफर्ड बैडली। अगर बढ़िया उपजा हो गया तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो पेजेंट्स, किसान बेचारे थे, बहुत बुरी तरीके से सफर करते थे। बिकॉज मच ऑफ द लैंड वॉज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप्स, द पेजेंट्स डिड नॉट हैव एनफ टू ईट। अब चूंकि ज्यादातर खेत जो है वो नहीं खाने में नहीं काम आने वाले फसलों को उपजाने में लगा दिया गया, तो इसलिए अब किसानों के पास इतना जो है अनाज नहीं होता था कि वो ढंग से खा सके। और इसलिए जो है अगर एक आध साल भी फसल खराब हो गई तो अकाल पड़ जाएगा। पहले क्या होता था कि मान लो किसान उपजाया, जो खाया सो खाया, हिस्सा जो है कुछ लगान में भर दिया, बाकी जो बचा उसको जो है कोठी में रख दिया एकदम से। तो कभी अगर मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी अगर फसल खराब हो गई तो बेचारा जो है उस अनाज को खा के जो है अपना जीवन चलाता था। अब चूंकि ज्यादातर जमीन पर जो है ऐसी फसलें उगती हैं जो कि खाने में काम ही नहीं आएगा, जैसे नील हो गया, ओपीएम हो गया, तो छोटे से जमीन पर आप खेती कर रहे हैं फूड क्रॉप का, तो वो तो है सब खाने पीने में ही खत्म हो जाएगा साल भर में। तो अगले साल की जब बारी आएगी, अगले साल अगर फसल खराब हो गई तो खाने का कहां से मिलेगा आपको? खाने की आफत आ गई तो क्या होगा? फेमिन, अकाल होगा। और इसीलिए जो है जो बंगाल फेमिन था 1770 का, ये जो है कह सकते हो कि कॉलोनियल रूल का अर्ली ईयर्स का जो है सिंबल बन गया। और बंगाल फेमिन जो था 1943 का, वो इसके क्लोजिंग ईयर्स का, अंतिम वर्षों का जो है चिन्ह बन के एक रह गया। अब आगे हम बात करते हैं कि मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या थे। तो जो पहला फेज था कॉलोनियल रूल का, इसमें ओपीएम और इंडिगो ये जो है मेन कॉमर्शियल क्रॉप्स थे। मिड 19th सेंचुरी में जो है नए कॉमर्शियल क्रॉप्स का डिमांड भी जो है वो बढ़ने लगा। जूट, कॉटन और रबर इंडिया से जो है जो इंडिया में जाते थे, इनकी जरूरत जो है होने लगी इंग्लैंड के फैक्ट्री प्रोडक्शन को की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियां थी उनके लिए कच्चा माल के तौर पर जो है इन चीजों की जरूरत जो है वो महसूस होने लगी। 19th सेंचुरी में आके जो है जूट जो है वो यूरोपियन फैक्ट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल बन गया, है ना, चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसको कि फैक्ट्री में ले जाके उससे कुछ बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जूट से जो है कपड़ा भी बनता था, जूट से जो है बोरा वगैरह भी बनता था। दूसरी जो, अब कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम की बात कर लें पहले हम, अर्ली फेज में जो जिसकी खेती खूब होती थी। तो ओपीएम जो है वो वेस्टर्न इंडिया में कल्टीवेट करवाया जाता था और ये जो है एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना को, और बदले में जो है चाइनीज टी मंगवाई जाती थी। और फिर जो ब्रिटिश थे वो चाइना से ये चाय खरीदते थे, ठीक है ना। पहले जो है ये लोग चाइना से वो चाय खरीदते थे और बदले में उनको सिल्वर में पे करना पड़ता था, क्योंकि चाइनीज जो थे, चाइनीज डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड्स, उनको जो है पश्चिमी चीजें नहीं चाहिए थी। तो वो क्या कर, तो उनको जो है सिल्वर में पहले पे करना पड़ता था चाय पत्ती के लिए। तो उसके लिए ही इन्होंने रास्ता निकाला कि वो जो है ओपीएम बेचते थे चाइना में और बदले में उनकी चाय लेते थे। लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं होता था, वो जो है एक बहुत ही करप्ट प्लान लेके आए, समझे, भयंकर घोटालेबाज वाला प्लान था। उसमें क्या होना था कि
कि दे प्रोड्यूस्ड ओपियम इन इंडिया, वो इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस करते थे एंड स्मगलिंग इट इनटू चाइना, वो इसे स्मगल करके जो है तस्करी करके इसको चाइना में ले जाके बेचते थे और फिर उसके बदले में जो है चाय पत्ती वहां से ले आते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश टुक अप दिस कंप्लीटली इलीगल ट्रेड, उन्होंने जो है बिल्कुल एक गैर कानूनी धंधा भी किया एज इट फाइनेंस्ड देयर टी ट्रेड, क्योंकि इससे जो है उनके चाय का धंधा जो था चाय का वो चलता था। ये ओपियम की फसल हो गई आपकी। दूसरा हो गया तुम्हारा कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब इंडिगो जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेजर आइटम था 16th से लेकर लेट 19th सेंचुरी तक, क्योंकि ये जो है क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स जो थे, कपड़ा बनाने वाले जो थे, वो इसको जो है कपड़ा रंगने में इसका यूज करते थे। नाउ इंडियन इंडिगो जो था वो काफी ज्यादा डिमांड किया जाता था ब्रिटेन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको डाई करने के लिए जो है आपको इंडिगो चाहिए, तो इसलिए इंडिया का इंडिगो जो था वो काफी डिमांड में था। दूसरी बात क्या हो गई थी, तो अनदर रीजन वाज द अबेंडनमेंट ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द कैरिबियन आइलैंड्स in the 18th century after the African slaves who worked in the indigo plantations revolted in 1791। दूसरी जो इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड की वजह थी वो ये थी कि जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज जिसको क्रिकेटिंग टीम के तौर पर आप लोग जानते हैं ना, वो भी कैरिबियन आइलैंड्स के कुछ आइलैंड्स के ग्रुप का नाम है। तो जो कैरिबियन आइलैंड्स में क्या हुआ था कि वहां पर जो है बड़े बड़े इंडिगो प्लांटेशन होते थे जिनके कि गोरे मालिक हुआ करते थे या फिर मिक्स्ड रेस वाले, और वहां पर जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, अफ्रीकन जो गुलाम थे, वो इस पर काम करते थे और यहां से इंडिगो प्रोडक्शन होता था जो कि यूरोप में आके बिकता था। तो 1791 में इन अफ्रीकन स्लेव्स ने वहां पर जो है रिवोल्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया, और उसके बाद जो है स्लेवरी को जो है वहां पर खत्म किया गया। और स्लेवरी खत्म होने के बाद जो है वहां पर इंडिगो प्रोडक्शन ही बंद हो गया, क्योंकि अब स्लेव नहीं रहेंगे, फ्री का मजदूर नहीं रहेगा, तो खेती कैसे होगी। तो ऐसे में कैरिबियन आइलैंड से जो इंडिगो का प्रोडक्शन और सप्लाई बंद हुआ, इसने भी इंडियन इंडिगो की डिमांड को बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया की तरफ मुड़ गए इंडिगो के लिए। अब इंडिगो जो है, इंडिगो यानी नील, ये जो है बंगाल में काफी लार्ज क्वांटिटी में, काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था, क्योंकि यहां पर जो है चीप लेबर, सस्ता मजदूर जो है वो काफी मात्रा में मौजूद था, एम्पल अवेलेबिलिटी थी यहां पर सस्ते लेबर की। और बिसाइड्स जो बंगाल की इंडिगो की क्वालिटी जो थी ये बहुत ही एक्सेलेंट थी, काफी अच्छी थी। तो इस तरह से जो है जो EEIC है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो है ऐसे रास्ते ढूंढने लगी ताकि बंगाल के ज्यादा से ज्यादा एरिया को जो है इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर लाया जाए। और दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के इंडिया में, निज सिस्टम एंड रैयती सिस्टम। अब ये निज सिस्टम और रैयती सिस्टम क्या है, इसको भी हम लोग जो है एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो निज सिस्टम में प्लांटर्स जो होते थे वो इंडिगो की खेती उस जमीन पर करते थे जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में होता था, चाहे उन्होंने जो है खरीदा हो या फिर दूसरे से रेंट पर लिया हो। और उसके बाद जो है हायर्ड लेबरर्स जो थे, किराए पर लिए हुए मजदूर, वो जो है इंडिगो की खेती में लगाए जाते थे। रैयती सिस्टम में क्या होता था, क्योंकि रैयती सिस्टम ज्यादा काम नहीं किया था, खैर चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि इंडिगो जो है, इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पर जो है इंडिगो की खेती की जा सकती थी जो कि डेंसली पॉपुलेटेड थे, ठीक है, जहां पर काफी सारे लोग रहते थे, क्योंकि जहां पर फर्टाइल लैंड होगा वहीं पर लोग ज्यादा रहेंगे ना खेती बाड़ी करने के लिए। तो अब ऐसे में जब व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एविक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम दीज एरियाज, जब ब्रिटिश जो थे वो वहां के किसानों को जब वहां से हटाने का प्रयास किए ताकि वो वहां पर इंडिगो की खेती करवा सके, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर जो कल्टीवेटर्स जो होते थे, दे कुड नीदर हायर लेबर नॉर अरेंज फॉर प्लॉज एंड बुलक्स। वो जो है यहां पर ना तो लेबर जो है हायर कर सकते थे, ना ही जो है हल बैल वगैरह की व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि जो लोकल किसान थे वो तो अपने अपने खेत में बिजी थे। तो समझे निज सिस्टम में क्या होता था कि प्लांटर्स जो होते थे, जो इंडिगो की खेती करवाते, वो जो है अपने अपने कंट्रोल में वो खेती करवाते थे, या तो जमीन वो खरीद लेते थे या फिर दूसरों से रेंट पर लेते थे, और उसके बाद जो है लेबर वगैरह को जो है किराए पर रखकर उससे खेती करवाते थे। तो अब चूंकि ये सिस्टम जो है फेल कर गया, क्योंकि जहां पर ये खेती करेंगे तो पहली बात कि वहां पर जो पहले से किसान वगैरह रहते हैं उनको हटवाने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी झगड़ा होगा।
दूसरी बात यह है कि अगर जमीन ले भी लेंगे तो ऐसी जगहों पर जहां पर कि उपजाऊ जमीन होगी, ऐसी जगहों पर जो है उनको जल्दी जो है लेबर मिलेगा ही नहीं, नहीं उनको हल बैल मिलेगा। तो ऐसे में जो है रैयती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो दे इंट्रोड्यूस द रैयती सिस्टम इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द रैयत्स एंड द प्लांटर्स। इसमें जो है रैयत और प्लांटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था। द रैयत्स वर गिवन लोन्स एंड फोर्स्ड टू ग्रो ओनली इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर देयर होल्डिंग। इसमें जो है रैयत को जो है लोन दिया जाता था, कर्जा दिया जाता था और उनसे जबरदस्ती जो है उनके टोटल जमीन में से 25% में जो है कम से कम इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। Later, the peasants were informed that loans could be repaid only by supplying indigo to the planters at fixed low rates. बाद में किसान साहब को अच्छी खबर दी गई कि भैया आपका कर्जा जो है वो ऐसे नहीं चुकेगा, पैसा देके भी नहीं चुकेगा, आपको जो है बिल्कुल जो एक बहुत ही कम कीमत जो उन्होंने फिक्स कर दी थी, तो वही कह दिया गया कि आपको जो है उसी रेट पर इंडिगो जो है प्लांटर्स को सप्लाई देके अपना लोन चुकाना है। अब इस वाली व्यवस्था में अरेंजमेंट में प्रॉब्लम क्या थे कि पेजेंट्स जो इंडिगो उगा रहे थे अपने खेत में, तो दे रिसीव्ड वेरी लो प्राइस फॉर इट, उनको इसके लिए बहुत कम प्राइस मिलता था। तो इसकी वजह से दे वर अनेबल टू रिपे द लोन एंड फेल इनटू द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, और इसलिए बेचारे जो है अपना लोन जो है रिपे नहीं कर पा रहे थे और वो जो है साहूकारों के चक्कर में फंस गए थे, सुदखोरों के चक्कर में जो है फंस गए थे। क्लचेस मतलब उनके चक्कर में आ गए थे, उनके ग्रिप में आ गए थे। और इंडिगो ग्रो करने के बाद, इंडिगो उपजाने के बाद पेजेंट्स जो थे दे कुड नॉट सो द सेम लैंड विद राइस, वो जो है सेम जमीन पर चावल नहीं उगा सकते थे, बिकॉज इंडिगो एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि इंडिगो जो है वो जमीन के सारी फर्टिलिटी को सोख लेता था। अब इफ द पेजेंट्स रिफ्यूज टू फॉलो देयर ऑर्डर्स, द प्लांटर्स आर्म्ड गून्स कॉल्ड लाठियल्स बीट अप, किडनैप्ड, कॉन्फाइंड एंड लूटेड द पेजेंट्स। रंगदारी भी खूब होती थी। और किसान मान लो बोल देंगे कि भैया हम अब जो है नहीं करेंगे नील का खेती, बहुत आप लोग लूटते हैं फलना चिल्ला, तो फिर प्लांटर्स के जो है हथियारबंद गुंडे, जिनको कि लठियाल्स कहते थे, लठैत, तो वो जो है लोगों को पीटते थे, किडनैप कर लेते थे, बांध देते थे, लूट लेते थे, ठीक है। और द लोकल पुलिस एंड मजिस्ट्रेट सपोर्टेड द प्लांटर्स एक्शंस, और जो लोकल पुलिस होती थी और मजिस्ट्रेट होते थे, हाकिम लोग, वो सभी प्लांटर का ही सपोर्ट करते थे। चलो इसी वजह से जो है इंडिगो रिवोल्ट या फिर ब्लू रिबेलियन हुआ यहां पर, जिसमें कि गांधी जी का भी जो है योगदान आया। वो राजकुमार वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना। तो अब हम लोग जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद जो है इंडिगो रिवोल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही चैप्टर को जो है कंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद, बाय बाय।